पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। पीएफआई के साथ ही 8 और संगठनों पर एक्शन लेते हुए 5 साल का बैन लगा दिया गया है। टेरर लिंक, टेरर फंडिंग के आरोप लगे और उसके बाद अब पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। लगातार सबूत मिल रहे थे। सबूत के बाद ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसके लिए राजपत्र नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय का एक बड़ा एक्शन। आपको बता दें, देश भर में अब तक हफ्ते भर में 1550 से ज्यादा पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए, राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने यह बड़ी कार्रवाई की थी। पीएफआई पर देश के कई शहरों में दंगे फैलाने और हत्या का भी आरोप लगा है। 22 सितंबर और 27 सितंबर यानी कि कल एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की थी। पहले राउंड की अगर बात की जाए तो 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो कि पीएफआई से जुड़े हुए थे और फिर दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया। और जिन संगठनों पर बैन लगाया गया है पीएफआई के अलावा, उसकी भी जानकारी आपको दे दे। रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी कि RIF पर बैन लगा दिया गया है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, इस पर भी बैन। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन पर भी बैन लगा दिया गया है। नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी पीएफआई के साथ बैन लगा दिया गया है। तो लगातार इसकी सुगबुगाहट तेज थी कि पीएफआई पर कभी भी बैन लग सकता है और आज सुबह की शुरुआत हुई है इस बड़ी खबर के साथ। न सिर्फ पीएफआई बल्कि इसके साथ ही 8 बड़े संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। टेरर लिंक के साथ ही टेरर फंडिंग के कई बड़े सबूत मिले। लगातार कार्रवाई की गई, छापेमार कार्रवाई, और 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है कि पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले और उसके बाद देश भर में पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें, जब पहले दिन की कार्रवाई हुई थी 106 करीब गिरफ्तारियां भी हुई थी पीएफआई के साथ ही अलग अलग सदस्यों की देश के अलग अलग हिस्सों में। और कल भी हमने आपको जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी कार्रवाई की थी एनआईए ने, ईडी ने, क्योंकि टेरर फंडिंग के साथ ही देश को दहलाने की, देश को किस तरह से खंड खंड करने की साजिश रची जा रही थी पीएफआई के सदस्यों की तरफ से। उसके बाद पर्याप्त सबूत मिले। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये जानकारी दी है कि पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। न सिर्फ पीएफआई बल्कि उससे जुड़े हुए 8 दूसरे संगठनों पर भी। तो पीएफआई समेत 8 और संगठनों पर भी एक्शन लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टेरर लिंक के आरोप में पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। पीएफआई के साथ ही उन तमाम संगठनों की भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिन पर बैन लगाया गया है पीएफआई के साथ ही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की है जब पीएफआई पर एनआईए ने रेड मारी थी। पहले राउंड की रेड की तस्वीरें हैं ये। इंदौर, बिहार के पूर्णिया में, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, केरल, ये तमाम वो राज्य थे जहां पर एनआईए ने दबिश दी। रात से लेकर के सुबह तक छापेमार कार्रवाई चली। ईडी की टीम भी पहुंची थी क्योंकि आर्थिक अनियमितता, टेरर फंडिंग की जानकारी मिली थी। उस वक्त 100 से ज्यादा सदस्यों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया। पीएफआई के जो अलग अलग राज्य के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें रिमांड पर लिया गया, पूछताछ हुई। और कल भी हमने देखा था एक बड़ा एक्शन लिया गया था कल भी, और कल 1000 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद गृह मंत्रालय ने आज बड़ा एक्शन लेते हुए 5 साल का पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। तो टेरर लिंक मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई, टेरर फंडिंग के लगातार आरोप मिल रहे थे और इसके साथ ही यह भी कि किस तरह से बिहार में पटना में जो बम फटा था उस पर भी किस तरह से पीएफआई के सदस्यों ने अपना हाथ होने की जानकारी दी थी और उसके बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीएफआई पर बैन लगा दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से जो भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। मांग लगातार उठ रही थी कि पीएफआई को बैन किया जाए और सुबह सवेरे नोटिफिकेशन भी आ गया है। आपके पास क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया है इसको लेकर पिछले दिनों बीजेपी से लेकर तमाम विपक्षी नेता तक इस बात की मांग कर रहे थे कि इस संगठन को प्रतिबंधित किया जाए। विपक्षी नेता बीजेपी पर इस बात को लेकर हमलावर थे कि यदि पीएफआई के कोई सबूत मिले हैं तो फिर उस पर बैन अब तक क्यों नहीं लगाया गया। और अब वो वक्त आ गया है जब
केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक पीएफआई 5 साल के लिए प्रतिबंधित हो गया। और यही नहीं, पीएफआई अकेले नहीं है, उसके जो 8 सहयोगी संगठन हैं उन पर भी बैन लग गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश के लिहाज से ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी, पीएफआई की जो छापामार कार्रवाई पूरे देश भर में हुई, उसमें मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी और जिसमें इंदौर और उज्जैन से जो है पीएफआई के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ हुई है, पूछताछ के बाद कुछ और लिंक मिली और कल फिर जो है एक सूचना सुबह सुबह सामने आई कि एनआईए ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से करीब 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अब तक यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश से अकेले जो है 2 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं पीएफआई से जुड़े हुए। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कई हिस्सों में, खासकर खरगोन में, सेंधवा में, अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक घटनाएं घटी थी और ये बात सामने आ रही थी कि इन घटनाओं के पीछे पीएफआई की फंडिंग का एक बड़ा जो है कारण है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है इसको लेकर गंभीर थी। पुलिस विभाग की तरफ जो इनपुट थे वो भी ये बता रहे थे कि पीएफआई या अन्य संगठनों की तरफ से इस तरह की गतिविधियों को प्रदेश में अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद जिस तरह एनआईए ने कार्रवाई की और मध्य प्रदेश में जिस तरह एनआईए और तमाम एजेंसियां सक्रिय हुई, उससे बात साबित हो गई कि मध्य प्रदेश के जो पिछले दिनों जो शांति बिगाड़ने की जो कोशिश की गई थी उसमें इस तरह के संगठनों का हाथ हो सकता है। और उसके बाद जो है एनआईए की पूरे देश भर में जो कार्रवाई हुई और मध्य प्रदेश में जिस तरह बड़ी संख्या में लोग जो है इस कार्रवाई की जद में आए, लोगों को पकड़ा, वो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश में अस्थिरता फैलाने की जो पिछले कई बार दिनों से कोशिश हो रही थी उसके पीछे इन तमाम संगठनों का हाथ हो सकता है। और अब पीएफआई यदि प्रतिबंधित हो गया है तो निश्चित तौर पर ये जो गतिविधियां थी उन पर जरूर जो है रोक लगेगी। और बिल्कुल के बाद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह के खुलासे सामने आए, जिस तरह से राज उजागर हुए हैं पीएफआई के, वो साफ तौर पर यही बयां करते हैं कि मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं टेरर का कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही थी। और न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए बेहद बड़ी खबर है कि पीएफआई पर अब 5 साल का बैन लगा दिया गया और उससे जुड़े 8 संगठनों पर भी। आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। फिलहाल अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि आखिर जो संगठन है पीएफआई वो है क्या। भारत का एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है पीएफआई, जिसका फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। कई मुस्लिम संगठनों को मिलाकर के पीएफआई बना हुआ है। एक बेहद बड़ा मुस्लिम संगठन साल 2006 में केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के रूप में इसका जन्म हुआ था और बाद में इसको बदल करके नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दे दिया गया। कई मुस्लिम संगठनों के विलय के बाद इसे पीएफआई के नाम से पहचाना जाने लगा। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है इस संगठन पर। स्थापना के बाद से ही लगातार ये संगठन सवालों के घेरे में रहा है क्योंकि कई बार देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता सामने आई। देश के कई दंगों में पीएफआई का सीधा नाम आया। आपको याद होगा खरगोन दंगों की भी, उसमें भी जरूर इसी संगठन का नाम सामने आया था। आतंकी संगठनों से रिश्तों के भी इस संगठन पर आरोप लगे हैं पीएफआई के ऊपर। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि खुद को एक नव सामाजिक आंदोलन के रूप में पीएफआई पेश करता है, लेकिन जिस तरह से खुलासे हुए हैं उसके बाद लगातार ये सवालों के घेरे में था। तालिबान, अलकायदा जैसे कई बड़े जो संगठन हैं उनसे भी इनके लिंक कई बार सामने आए हैं। बिहार के बेगूसराय में जो गोलीकांड हुआ था उस पूरे गोलीकांड से भी इस संगठन के तार जुड़े हुए थे, इस संगठन का नाम जुड़ा था। कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के बाद भी पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई से हत्या के तार जुड़े, उसके बाद से लगातार एनआईए की रडार पर था पीएफआई संगठन। झारखंड के ग्रूमिंग गैंग से भी संगठन को जोड़ा गया। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में इसके सदस्यों के जुड़े होने का आरोप लगा था। दिल्ली दंगों और कानपुर हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया। तो पीएफआई क्या है और लगातार ये सवालों के घेरे में क्यों था, ये जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए पहुंचाई। लगातार हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, हमने अपने दर्शकों को भी जानकारी दी कि आखिर पीएफआई लगातार सवालों के घेरे में क्यों रहा है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो पहले हमने देखा 4 लोगों की गिरफ्तारी और कल 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई और ज्यादातर इनमें मालवा निमाड़ के ही सदस्य थे। यानी कि मालवा निमाड़ जो कि ऐसे भी सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है विवेक, और उसी बीच इस तरह की हम देखते हैं कि गिरफ्तारियां की खबर आती है, अरब बैन की खबर। मध्य प्रदेश के लिहाज से कितनी बड़ी खबर और इसका कितना असर मध्य प्रदेश पर विवेक?
देखिए, मध्य प्रदेश पर एक बड़ा असर है, क्योंकि हमने देखा था जब मध्य प्रदेश में सिमी की गतिविधियां चल रही थी और सिमी की गतिविधियों के बाद जिस तरह कार्रवाई हुई और सिमी पे प्रतिबंध लगा, क्योंकि सिमी को का देश भर में जो सबसे ज्यादा यदि नेटवर्क था तो वो मध्य प्रदेश में था, और खासकर जो मालवा क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पर ये स्थिति जो है निकलकर सामने आ रही थी और उसके बाद सिमी पर प्रतिबंध लगा। ठीक सिमी की तरह ही मध्य प्रदेश में जो पीएफआई की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी और खासकर मालवा निमाड़ में पीएफआई की जो गतिविधियां बढ़ रही थी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनकर सामने आई। और अभी जो छापेमार कार्रवाई हुई है उसमें भी मालवा निमाड़ के इंदौर, उज्जैन और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये 3 ऐसे केंद्र बने जहां पर छापेमार कार्रवाई हुई और वहीं से लोग पकड़ाए हैं। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भी इस जो है जिस तरह पीएफआई सक्रिय हो रहा था, लगातार पदाधिकारी बन रहे थे और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको जो है इससे जोड़ा जा रहा था, संगठन से जोड़ा जा रहा था, उनको कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो जानकारी सामने आ रही, पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें इन तमाम चीजों का भी की जानकारी है कि उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त करने के लिए जो है कोई कोशिश की जा रही थी। तो इन तमाम इनपुट मिलने के बाद एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह सॉफ्ट टारगेट बनाकर मध्य प्रदेश को इस तरह की गतिविधियों के लिए का केंद्र बनाया जा रहा था पीएफआई के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के लिहाज से भी और मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पीएफआई पर प्रतिबंध मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां यदि मध्य प्रदेश में होती रहती तो निश्चित तौर पर जैसे खरगोन के दंगे हुए या अन्य कई जगह पर अशांति फैलाने की कोशिश हुई है, उन सब तमाम चीजों के पीछे एक बड़ा हाथ पीएफआई जैसे संगठनों का है। विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पिछले दिनों जैसे कि आपने भी सिमी गैंग का यहाँ पर उल्लेख किया, फिर हमने देखा कि ऐशबाग के जेएमबी के आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद रतलाम, मालवा, निमाड़ से लगातार हम देख रहे थे कि जोधपुर में भी जो दलाली की कोशिश की जा रही थी जयपुर को, उससे भी तार जुड़े हुए थे, मध्य प्रदेश में आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में जब नरोत्तम मिश्रा से भी हमने एक्सक्लूसिव बात की तो उन्होंने कहा कि वाकई कड़े कदम उठाए जाएंगे। आने वाले दिनों में क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती है विवेक? देखिए, जो पूछताछ हो रही है, जो पूरे देश भर में 1500 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जो पूछताछ हो रही है, अलग अलग रीजन में जो पूछताछ हो रही है, उसके बाद इनपुट मिले। हमने देखा कि जब आज से 3-4 दिन पहले जब पहली छापेमार कार्रवाई हुई थी, उसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, बड़े पदाधिकारी थे वो पीएफआई से के, उनसे पूछताछ के बाद जो इनपुट मिला और उसके बाद कल देर रात जो गिरफ्तारियां हुई है, करीब 21 से अधिक लोग मध्य प्रदेश में ही अकेले गिरफ्तार हुए हैं। तो इन लोगों से पूछताछ में जो बातें सामने निकल कर आई है, उसके बाद जो है जो इनपुट निकलकर सामने आए हैं, निश्चित तौर पर इससे जुड़े और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। और एक बात और हम आगे बता दें कि जिन 8 संगठनों पर पीएफआई के साथ प्रतिबंध लगाया गया है, हो सकता है कि एनआईए की जांच में या छापेमार कार्रवाई की जद में ये संगठन भी आ जाए और इन पर भी छापेमार कार्रवाई हो, इनसे भी पूछताछ हो, तो ये आगे की जांच का विषय है। लेकिन जो इनपुट अभी तक जो सामने आ रहे हैं जो पूछताछ में, जिस आधार पर पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है, या आने वाले दिनों में कई खुलासे कर सकता है, लोगों से पूछताछ जो होगी उसमें भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो गिरफ्त में है, जो आम आदमी की तरह लोगों के बीच में रह रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और किन किन लोगों से जुड़े थे, कैसे लोगों से जुड़े थे, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब आना अभी जरूरी है, जिनका जवाब आएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि और भी कितने संगठन और भी कितने लोग इसमें लिप्त है और इनके पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल, पर्दे के पीछे से कौन काम कर रहा है और कौन भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है विवेक, और देखते हैं कब तक इस सवाल का जवाब मिल पाता है। शुक्रिया। गृह मंत्रालय ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है, पीएफआई समेत 8 और संगठनों पर भी एक्शन लिया गया है। टेरर लिंक के आरोप में पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। टेरर लिंक, टेरर फंडिंग के सबूतों के बाद, देश विरोधी गतिविधियों के सबूत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठन यानी कि पीएफआई के जितने भी सहयोगी संगठन है उन पर बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले और उसके बाद गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, राजपत्र जारी किया और उसके बाद ये जानकारी दी गई है कि अब पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। लगातार आईबीसी 24 ने भी आपको जानकारी दी थी कि एनआईए, राज्य की पुलिस और एजेंसियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। देश के अलग अलग शहरों में दंगे फैलाने का, हत्या का आरोप के कई सबूत मिले पीएफआई के खिलाफ और उसके बाद 22 सितंबर 27 सितंबर को एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की। पहले राउंड की बड़ी कार्रवाई में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो कल कार्रवाई हुई थी दूसरे राउंड की, उसमें 247 पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार पीएफआई के खिलाफ कई गंभीर आरोप लग रहे थे। कहा जा रहा था कि इनके सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हैं, देश विरोधी गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए टेरर फंडिंग के साथ ही टेरर लिंक के सबूत मिले और उसके बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। 5 साल के लिए ना सिर्फ पीएफआई बल्कि तमाम सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी कि अब ये जो संगठन है किसी भी तरह की गतिविधि नहीं कर सकेंगे, कोई भी नए सदस्य नहीं बना सकेंगे, कोई भी रैली, किसी भी तरह का आयोजन अब ये संगठन नहीं कर पाएंगे। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लगातार सवालों के घेरे में था। कई बड़े मामले सामने आए जिनमें सीधे तौर पर पीएफआई का कनेक्शन सामने आया। मध्य प्रदेश में भी करीब 2000 से ज्यादा सदस्य पीएफआई के थे और अब माना जा रहा है कि अब उनकी धरपकड़ भी बेहद तेज हो जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीते दिनों जो गिरफ्तारियां हुई है उसके बाद कई अहम खुलासे हुए, कई राज सामने आए और उसके बाद माना जा रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय कर सकता है और ये बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन लेते हुए पीएफआई के साथ ही तमाम सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। तो बड़ा एक्शन पीएफआई के खिलाफ लिया गया है। ना सिर्फ पीएफआई बल्कि उसके जितने भी सहयोगी संगठन हैं उन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से विवेक लाइव जुड़ चुके हैं, इंदौर से शालिनी और श्योपुर से हमारे साथ स्वदेश लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं विवेक का। विवेक, बड़ी खबर, बड़ा फैसला, पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि कई अहम खुलासे हुए, टेरर कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही थी और क्या इस बैन के साथ अब ये उम्मीद कि अब मध्य प्रदेश एक बार फिर से शांति का टापू बन जाएगा, अब दंगों की खबर सामने नहीं आएगी, यही उम्मीद अब? देखिए, पीएफआई पर जिस तरह बैन लगाया गया है वो एक सबूतों के आधार पर और पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी जिसमें पूरे देश भर में छापामार कार्रवाई में कई लोग जो पीएफआई से जुड़े थे, जो पीएफआई के पदाधिकारी थे, उनको गिरफ्तार किया गया था पहले दौर की छापामार कार्रवाई में 22 सितंबर को। और उसके बाद जब कल दूसरे दौर की छापेमार कार्रवाई हुई तो सबसे बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं 21 पदाधिकारी, 21 ऐसे लोग जो पीएफआई से जुड़े थे उनको गिरफ्तार किया है। तो अब तक मध्य प्रदेश में करीब 2 दर्जन लोग जो है पीएफआई से जुड़े हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए ये काफी जो है राहत भरी खबर है कि पीएफआई मध्य प्रदेश में बैन हो चुका है, देश में बैन हो चुका है। और इससे कहीं न कहीं पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश की शांति और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को जो है पिछले दिनों जो चुनौतियां मिली थी सांप्रदायिक गतिविधियों के कारण, वो कहीं न कहीं जो है इस तरह की गतिविधियों पर निश्चित तौर पर अब जो है कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि जो सबूत मिले थे उन गतिविधियों में भी ऐसे लोगों के संलिप्तता के सबूत मिले थे जो इन संगठनों से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जिस तरह कार्रवाई की गई है, मध्य प्रदेश में लोगों को गिरफ्तार किया गया, उससे ये बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश को ये लोग साफ जगह बनाकर जो यहाँ गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह उनकी गतिविधियां चल रही थी और खासकर मालवा और निमाड़ क्षेत्र वहां पर जिस तरह की गतिविधियां चल रही थी वो बिल्कुल विवेक, सबसे बड़ी चिंता की बात यही थी कि लगातार मालवा निमाड़ को कहा जा रहा था कभी आतंक का गढ़ बनता जा रहा है। आप बने रहिए। इंदौर से हमारे साथ हमारी सहयोगी शालिनी जुड़ी हुई है। शालिनी, हमने देखा है इंदौर में कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई, उज्जैन में भी कल गिरफ्तारियां हुई और इसके साथ ही रतलाम में इससे पहले जब जयपुर को दहलाने की कोशिश की जा रही थी वहां से भी 10 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस लिहाज से पीएफआई पर बैन, ना सिर्फ पीएफआई दूसरे तमाम संगठन पर भी बैन, यानी कि इंदौर के साथ ही पूरे मालवा निमाड़ के लिए अभी राहत की खबर। निश्चित तौर पर आकांक्षा, जिस तरह की 21 सितंबर को एक बड़ी कार्रवाई की गई थी उसके तहत एक बड़े और एक सफल परिणाम जो है अब वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या एटीएस ने जो संयुक्त कार्रवाई की है उससे कई अहम दस्तावेज बरामद है और इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में कई बड़ी आतंकी गतिविधियों का जो संचालन है वो होने वाला था। मालवा निमाड़ क्षेत्र, क्योंकि मालवा जो है वो शांति का टापू कहलाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से खंडवा में जिस तरह से हमने देखा, रतलाम में भी कुछ इसी तरह की जो गतिविधियों का संचालन हो रहा था, इसकी चेन को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जा रहा था। और जिस तरह का जो एक्शन मोड लिया गया है, क्योंकि इंदौर की अगर बात की जाए, उज्जैन की बात की जाए तो
पीएफआई के कई लीडर्स और उनसे जो सदस्य थे उनके कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 4 कल सदस्यों की गिरफ्तारी की गई। इसके पहले इंदौर से 3 जो मेन लीडर थे उनकी गिरफ्तारी की गई। उज्जैन में भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले और उसके बाद जो वर्तमान सिनेरियो खड़ा हुआ है उसमें खास तौर पर ये बात सामने आई है कि एक पूरी टेरर प्लानिंग की जा रही थी और जो अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, भले वो लैपटॉप हो या फिर मोबाइल की जो एप्लीकेशन है, सबसे आश्चर्यजनक बात इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आकांक्षा ये देखने में आई है कि वो जिस ऐप का प्रयोग करते थे वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, अनब्रेकेबल ऐप थी, यानी एक अलग। बिल्कुल यही वो तमाम सबूत है शालिनी जिन्हें आधार बनाया गया और फिर उसके बाद बड़ा एक्शन लेते हुए 5 साल का बैन लगा दिया गया है। शालिनी आप बने रहिए, श्योपुर से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सुदेश आपसे समझना चाहेंगे, सुदेश से भी कल हमने देखा कि कुछ गिरफ्तारियां हुई और अभी भी जांच जारी है, तो क्या पुलिस आने वाले दिनों में सर्च ऑपरेशन चलाते हुए और भी गिरफ्तारियां कर सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिरफ्तारी हुई है, इनको लेकर काफी पुलिस यहाँ पर अलर्ट है, क्योंकि रातों रात पुलिस दल बनाया गया था और इनके आधे दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई थी। आपको खास बात बता दें कि 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, आजम और ये सिद्दीकी, ये दोनों आरोपी श्योपुर के ही हैं और इनके साथ और भी लोग जुड़े हैं। तो अभी पुलिस सिर्फ इन 2 को गिरफ्तार करके नहीं बैठी, बल्कि और जो ठिकाने इन पे लगातार दल बनाकर 5 टीमों का दल बनाया है और अलग अलग दलों को अलग अलग स्थानों पर रवाना किया गया है, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की है। आपको खास बात बता दें कि ये दोनों जो पीएफआई के जो नजम थे, ये आजम इकबाल और मोहम्मद सिद्दीकी, ये दोनों काफी गतिविधियों में साथ रहते थे और इनके साथ और भी ऐसे लोग थे जो संगठन में नहीं कह सकते लेकिन इनके साथ हमेशा दिखते थे, जिसको लेकर अब पुलिस अलर्ट है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने रात को 3 बजे महत्वपूर्ण थाने के कुछ अधिकारियों को बुलाकर तत्काल रात को 3 बजे दबिश दी है और इनपुट एटीएस का था, जिसको लेकर ये पूरी दबिश दी गई और दबिश के बाद इनके ठिकानों पर रातों रात छापामार कार्रवाई की है और सुबह 4:30 बजे तक इन दोनों को गिरफ्तार किया है। हालांकि कुछ लोगों के ठिकानों पे और छापे मारे थे, लेकिन वो वहां से फरार मिले, क्योंकि पहले से उनको भी सूचना मिल चुकी थी कि पुलिस अब हम पे गिरफ्तार कर सकती है, हमारे ऊपर कहते कोई भी आरोप में फंसा सकती है, इस वजह से वो वहां से भाग निकले। हालांकि पुलिस आज भी रात को कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करने गई थी। बिल्कुल स्वदेश, ये जांच लगातार जारी रहेगी क्योंकि उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में आतंक को पनपने ना दिया जाए। कई गिरफ्तारियां हुई और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। शालिनी, स्वदेश, आप दोनों के शुक्रिया, लेकिन विवेक आप बने रहिए, अगली खबर के लिए फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। न सिर्फ पीएफआई बल्कि जो दूसरे संगठन, सहयोगी संगठन है पीएफआई के, उन पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके भी मायने आपको समझाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगातार पीएफआई का एमपी कनेक्शन सामने आ रहा था। कई गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश से भी हुई है। भोपाल एटीएस, इंदौर पुलिस विभाग ने मिलकर इंदौर में एसडीएफआई से जुड़े लोगों पर 4 लोगों को एटीएस ने अपनी गिरफ्त में लिया था। एसडीएफआई से जुड़े अब्दुल शहीद टेलर को भी एटीएस ने अपनी गिरफ्त में लिया। अब्दुल शहीद टेलर के घर नूरानी नगर पुलिस के अधिकारी देर रात पहुंचे थे और अपने आप को चंदन नगर का पुलिस विभाग में बताते हुए वो अपनी गिरफ्त में लेकर आए। वहीं माणिक बाग दानिश गौरी को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, देर रात पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस और कुछ दस्तावेज भी दोनों के घर से बरामद किए हैं। इस मामले में पूछताछ जारी है। मोहम्मद शमशाद एवं आजम इकबाल के विरुद्ध कार्रवाई करी है और विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई करके इनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। तब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई समेत 8 और संगठनों पर एक्शन लिया गया है। 5 साल का बैन पीएफआई के साथ सहयोगी संगठनों पर टेरर लिंक, टेरर फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के जो सबूत सामने आए, उसके बाद पीएफआई के साथ 8 संगठन पर बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है, तमाम दलीलें दी गई है और पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। आपको बता दें, देश भर में अब तक जो देशव्यापी कार्रवाई हुई, उसके बाद 1500 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। एनआईए, राज्यों की पुलिस, एटीएस और अलग अलग जो संस्थाएं थी, उन्होंने मिलकर की बड़ी कार्रवाई
की है। 22 सितंबर और 27 सितंबर को छापेमारी कार्रवाई की और उसके बाद पीएफआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ IBC 24 एग्जीक्यूटिव एडिटर परमेंद्र मोहन जी जुड़ गए हैं। परमेंद्र जी, जिसका अंदेशा था वही हुआ, पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा और इसका असर देश के आंतरिक सुरक्षा पर अब कितना? आकांक्षा, जो हाल के दिनों में कार्रवाई हुई है उसमें 3 चीजें बिल्कुल साफ तौर पर निकल कर आई जी। पहला ये कि पीएफआई के टेरर फंडिंग जो वो कर रहे थे उसका खुलासा हुआ और युवाओं को भड़काने के लिए जो जिस तरह से पीएफआई के कार्यकर्ता लगे हुए थे, पदाधिकारी लगे हुए थे, अलग अलग शहरों में आपने देखा कि इन्होंने केंद्र बना करके वहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम पर युवाओं को भड़काया जा रहा था, वो दूसरा बड़ा लिंक था। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, जिसमें आपने देखा था कि एनआईए के साथ साथ ईडी ने भी एक्शन लिया था, वो था हवाला के जरिए रकम की लेन देन के ठोस सबूत। अब ये तीनों मिला करके जो ईडी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट दी थी, सूत्रों के हवाले से ये खुलासा हुआ है कि उस रिपोर्ट में खाड़ी के कई देशों में पीएफआई के एक्टिव होने और हवाला कारोबार में शामिल होने के ठोस सबूत मिले। इस सबूत के आधार पर जो है जब पड़ताल की गई उनके लिंक की, तो भारत में अलग अलग शहरों में उनके ठिकाने मिले और उन ठिकानों पर 2 चरणों में आपने देखा है कि छापेमारी की गई। छापेमारी में भी जो दस्तावेज बरामद हुए उसके बाद ये बिल्कुल तय हो गया था, ये माना ही जा रहा था कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगना ही है। बिल्कुल। तो ये इसी वजह से इन सारे कई लोगों की तरफ से भी और संगठनों की तरफ से भी ये मांग लगातार की जा रही थी कि जब पीएफआई के बारे में लगातार खुलासे हो रहे हैं, इन पर छापेमारी हो रही है, तो आखिर बैन कब लगेगा जी। तो ठोस सबूत जैसे ही मिले वैसे ही गृह मंत्रालय ने ये इतना बड़ा एक्शन लिया है और अब 5 साल तक, जैसा कि आप बता भी रही हैं, खबर चल भी रही है, हमारे टीवी स्क्रीन पर लोग देख भी रहे हैं कि 5 साल के लिए अब ये किसी भी तरह की गतिविधि नहीं कर सकेंगे पीएफआई के लोग पीएफआई के बैनर पर। जी परमेंद्र जी, मध्य प्रदेश कनेक्शन हमने काफी देखा है पीएफआई का। ना सिर्फ पीएफआई, हमने देखा कि जेएमबी के आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, रतलाम से 10 आतंकियों को उठाया गया, फिर उसके बाद सिमी भी हमने देखा है कि कितना पैर पसार चुका था। अब उसके बाद मध्य प्रदेश कनेक्शन आप कितना देखते हैं? मध्य प्रदेश के लिहाज से पीएफआई पर ये जो बैन लगाया गया है कितना असर रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो पीएफआई जैसे संगठन है, उन्होंने मध्य प्रदेश को एक बेस बना लिया है। आपने खुद देखा है कि जयपुर में अगर कोई साजिश का खुलासा होता है तो रतलाम से लोग पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में इंदौर में आपने देखा कि वहां पर कार्यालय बना करके और बाकायदा वहां से ट्रेनिंग कर रहे थे, वहां से भी लोग पकड़े गए हैं। तो एक जो नेटवर्क है उसमें मध्य प्रदेश को उन्होंने एक, ये बिल्कुल कई राज्यों से लगा हुआ है, महाराष्ट्र से है, अपने उत्तर प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, तो एक उसको बोले कि जो जाल, जो आतंकी जाल जो है वो बुना जा रहा था और उस जाल का एक मजबूत सिरा मध्य प्रदेश में जो है पीएफआई ने जमा रखा था जी। अब इस कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश को बेस बनाने की इनकी मंशाओं पर, इन पानी मंसूबे पर पानी फिर गया है और अब जो है पीएफआई का जो है पूरा ये नेस्तनाबूद होना है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाइयां होंगी। आप जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआती कार्रवाई है। बैन लगा दिया गया, अब जो विरोध की गुंजाइश खत्म कर दी गई। अब जो कागजात जो जब्त हुए हैं देश भर के ठिकानों से, उनसे और भी खुलासे होंगे और धरपकड़ बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है। और अभी जैसा कि आपने भी कहा कि शुरुआत है, पीएफआई की शामत आ चुकी है, देखते हैं और क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परमेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर के पीछे जो खबर है हमें समझाने के लिए।